काम किए जा रहे हैं और जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंच रहा है, जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है। इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता चले जा रहा है, अपनी पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ काटते ही जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, सब कुछ हमने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है, फॉरेस्ट सब नहीं रह गए हैं, हर जगह इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं। तो एक चीज़ मिल गई उसको दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई उससे और चाहिए, कभी भी एक जो संतुष्टि है वो आती ही नहीं है। मुझे पहले जॉब चाहिए थी, जॉब नहीं मिली, ठीक है, जॉब मिल गई, फिर तुम दुखी हो कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल गया, फिर तुम्हें उससे नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए, तुम कभी भी खुश हो ही नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की ये पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है पाब्लो नेरूदा। पाब्लो नेरूदा का जन्म 1904 में हुआ था एंड ही वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो जो हमारी आज की कविता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है और आपको एक गंभीर सोच में ये डाल देती है कि क्या ये सही कह रहे हैं, क्या सच में आज की ज़िंदगी में हम सब इतने बिज़ी हैं, इतनी ज़्यादा भगदौड़ मच रखी है कि किसी के पास किसी के लिए टाइम भी नहीं है, हम बस काम किए जा रहे हैं और जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंच रहा है, जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है, इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता चले जा रहा है। तो क्या हम सबको एक बार शांति से बैठकर सोचना नहीं चाहिए कि हम ये क्या करते जा रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। तो हमारी कविता जो है इसी बारे में है और मैं आपको पूरी पोएम लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। थोड़ी लॉन्ग पोएम है ये, थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए हम इसको समझेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ये है हमारी पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब एकदम स्थिर हो जाएंगे। 12 तक क्यों गिनेंगे? आपने देखा है कि एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे, लाइक इट्स 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24 आवर्स। सो 12 घंटे। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इससे वो ये दर्शाना चाहते हैं कि कैसे हम पूरा समय इतने बिजी हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो अब तुम सब 12 तक गिनती करो और एकदम स्थिर हो जाओ, हिलो मत बिल्कुल भी। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। एक बार, पहली बार इस पृथ्वी पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाषाएं जो हैं, जो अलग अलग भाषाएं हैं, वो जो इंसान हैं उनको अलग कर देती हैं, हम में डिविजन्स पैदा कर देती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी भी भाषा में कुछ टाइम के लिए बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि जो हम इंसान हैं एकदम अलग नहीं हैं, हम सब इस पृथ्वी पर ही रहते हैं और हम सब एक हैं। तो वो कह रहे हैं इसलिए पहली बार इस पृथ्वी पर हम किसी भाषा में नहीं बात करते, एकदम चुप हो जाते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और जो भी हम काम कर रहे हैं, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो इवन आई एम मूविंग माई आर्म्स, राइट। लेकिन इसमें आर्म्स वर्ड के 2 मतलब हैं। पहला मतलब तो होता है आर्म्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बाजू, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, हमारे हाथ हमेशा चलते हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। लेकिन जो दूसरा मतलब है आर्म्स का, उससे वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, जो भी हथियार किसी युद्ध में, किसी वॉर में यूज़ होते हैं। तो इस माध्यम से वो ये कहना चाह रहे हैं कि बॉर्डर पे जो भी लड़ाई हो रही है, जैसे आज कल कितनी कंट्रीज़ में भी फाइट चल रही है, रशिया यूक्रेन ले लो या फिर अभी गाज़ा का ही केस ले लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि जो भी तुम हथियार यूज़ कर रहे हो, इंसान ही इंसान को मार रहा है, लोग मर रहे हैं, ये सब रोक दो। लेट्स नॉट यूज़ आर्म्स मतलब जो भी हथियार हैं वो भी सब छोड़ दो, बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ, सोचो कि तुम क्या कर रहे हो।
इतना समझ आ गया? लेट्स मूव अहेड. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? एग्जॉटिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेयर हो, पहले कभी ना हुई हो और अजीब भी हो, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. तो वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अजीब रेयर पल होगा जिसमें कोई रश नहीं होगा, कोई भगदौड़ नहीं होगी, कोई इंजन्स नहीं चलेंगे. क्योंकि अगर इंसान ही काम करना छोड़ देंगे तो मशीनें वगैरह भी काम तो नहीं करेंगी ना. तो कोई साउंड नहीं होगी. साउंड पोल्यूशन जो होता है, नॉइज़ पोल्यूशन, वो भी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल शोर नहीं होगा, एकदम शांति होगी. हम जब सब लोग एक साथ होंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. हम सब एक साथ होंगे और एकदम से हमें थोड़ा अजीब भी लगेगा, क्योंकि हम अभी तक इतना काम किए जा रहे थे, एकदम बिजी थे, और एकदम से अगर हम रुक जाएं तो हमें अजीब लगेगा थोड़ा सा. तो वही वो कह रहे हैं, इट विल बी अ सडन स्ट्रेंजनेस. सडन मतलब एकदम से, और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब. आगे बढ़ते हैं. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. तो जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो फिशिंग कर रहे हैं, वो फिशेस को कितना हार्म पहुंचाते हैं? नहीं. तो इसमें सिर्फ वेल्स की बात नहीं हो रही. इस माध्यम से जो कवि हैं वो एनिमल्स की बात कर रहे हैं इन जनरल, कि हमें एनिमल्स, जो भी जीव जंतु रहते हैं इस पृथ्वी पर, इतने जानवर हैं, इंसान जो है सबको मारे जा रहा है और इतना पूरा बिजनेस बना दिया है एनिमल्स को मारने का, उनको बेचने का. लोग लेदर के कपड़े भी पहनते हैं, तो कितने एनिमल्स मारे जाते हैं ताकि जो इंसान है अपनी ऐसी अजीब इच्छाएं पूरी कर सके. तो वो कह रहे हैं ये सब रोक दो. जो भी जितने भी जानवरों को तुम मार रहे हो, इतना जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हो, सब कुछ बंद कर दो. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और जो व्यक्ति, जो मजदूर समुद्र पर काम कर रहे हैं, जो समुद्र से नमक इकट्ठा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो उनका काम है, वो बस नमक इकट्ठा किए जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं मजदूरों की तरह. वो कह रहे हैं उन्हें भी रुक जाना चाहिए और अपने हाथों को देखना चाहिए कि उनके हाथ जो हैं वो छिल गए हैं. जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. क्योंकि जब आप नमक इकट्ठा कर रहे हो अपने हाथों से, आपके हाथ छिलेंगे ही. तो इतना तो हमें समझ आ गया कि कवि अभी तक क्या कहना चाह रहे हैं, कि जानवरों को मत मारो, लड़ाई मत करो, बस रुक जाओ. काम किए जा रहे हो, पूरा दिन काम करते हो, सोते हो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही निकली जा रही है, तो सब कुछ रोक दो. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉज विद गैस, वॉज विद फायर. तो ग्रीन वॉज से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो लोग ग्रीन वॉज शुरू करते हैं, ग्रीन वॉज के दो मतलब हैं. पहला मतलब है कि जो भी ग्रीन वॉर मतलब हमारी पृथ्वी इतनी ग्रीन होती थी, इतने सारे पेड़ होते थे, लेकिन हम अपनी पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ काटते ही जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, सब कुछ हमने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है, फॉरेस्ट सब नहीं रह गए हैं, हर जगह इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं. तो पहला हो गया ग्रीन वॉर का ये मतलब. और दूसरा ग्रीन वॉर्स का क्या मतलब है, जो भी हम लड़ाई करते हैं उसमें कितना नुकसान पहुंचता है. वॉर्स विद गैस मतलब इतनी हार्मफुल गैसेस जो बहुत हानिकारक होती हैं आपकी सेहत के लिए, उन्हें रिलीज़ किया जाता है, कितने लोग मरते हैं. वॉर्स विद फायर, इतने जो बॉम्ब अटैक्स होते हैं, मिसाइल्स का यूज़ होता है, लोग जल जाते हैं. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. और उसमें शायद आपकी जीत तो हो जाएगी, किसी एक इंसान की जीत तो हो जाएगी, लेकिन अपने आसपास देखो कि क्या कोई ज़िंदा बच रहा है. आर देयर एनी सर्वाइवर्स होते हैं जो कि एक युद्ध में बच जाएं, जो कि ज़िंदा बच जाएं, जीत जाएं. लेकिन अगर आपने इतने इंसानों को मार दिया तो वो जीत कैसी है. और अगर ग्रीन वॉर्स के उससे देखा जाए तो हाँ, हम फैक्ट्री बनाई जा रहे हैं, हम पेड़ काटी जा रहे हैं, ये सब करे जा रहे हैं, लेकिन क्या वो बाद में हमारे लिए अच्छा है? क्योंकि अगर हम पेड़ ही काटते जा रहे हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, कल को अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हमारी कैसी जीत हुई. तो आप समझ रहे हो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. तो वो कह रहे हैं ये लोग जब ये सब कुछ कम, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो भी ये काम करते हैं, बिजी हैं, एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, प्लैनेट को हार्म कर रहे हैं, ये लोग जब रुक जाएंगे, ये सब करना बंद कर देंगे, एंड देन दे वुड पुट ऑन
क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं एक नई शुरुआत। सो इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश स्टार्ट। क्योंकि जब वो रुकेंगे, वो सोचेंगे कि उन्होंने अभी तक कितना नुकसान पहुंचा दिया है प्लैनेट को, वो दोबारा फिर एक नई शुरुआत करेंगे, फ्रॉम अ फ्रेश स्टार्ट। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग मतलब ये सब जो काम वो कर रहे हैं वो सब वो छोड़ देंगे और साथ ही साथ भाईचारे के साथ रहना सीखेंगे। लेट्स मूव। What I want should not be confused with total inactivity। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो भी अभी तक कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि कुछ करो ही मत। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सब कुछ ही रोक दो, कुछ मत करो, बस बैठ जाओ चुपचाप सब कुछ सहते रहो। मैं ये नहीं कह रहा। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ काम करना, इनएक्टिविटी उसका उल्टा मतलब कुछ नहीं करना, एकदम लेजी होके बैठ जाना, ना सोचना ना कुछ करना, बस एक जगह पड़े रहना। तो कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम टोटल इनएक्टिव ही हो जाओ। लाइफ है वो तो चलती रहेगी, हम सबको काम करना ही पड़ेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जैसे कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है जैसे आप एक मृत शरीर होता है, जब कोई मर जाता है वो तब कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम जैसे एक डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, वैसे हो जाओ। मैं वैसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी तो तुम्हारी चलती रहेगी, लेकिन इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, लेकिन हम जो हैं बहुत ही सिंगल माइंडेड है। सिंगल का मतलब होता है एक ही चीज़, तो सिंगल माइंडेड मतलब एक ही चीज़ के बारे में सोचे जाना, सिर्फ अपने बारे में सोचे जाना, मेरा फ़ायदा कैसे होगा, दूसरे मैं जो भी काम करूँगी उसमें मुझे जो चाहिए वो चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना पहुँचाना पड़े। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है उसको बदलो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। और हमेशा हमारे गोल्स जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं ना। कहते हैं ना मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता, एक चीज़ मिल गई उसको दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई उससे और चाहिए और चाहिए, कभी भी एक जो संतुष्टि है वो आती ही नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं कि इसलिए हम काम करते रहते हैं, खुद को बिज़ी करते रहते हैं कि मुझे और मिलेगा। एंड तो वो कह रहे हैं बस एक बार अगर हम सीख जाएं कि एक बार के लिए हम कुछ ना करें, और एंड देयर वुड बी अ ह्यूज साइलेंस, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। परहैप्स मतलब शायद। तो ये लाइन हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके साथ ही परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो इससे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम हमेशा और चाहते हो, तो वास्तव में तुम खुश तो हो ही नहीं, तुम हमेशा दुखी हो। मुझे पहले जॉब चाहिए थी, जॉब नहीं मिली, ठीक है, जॉब मिल गई, फिर तुम दुखी हो कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल गया, फिर तुम्हें उससे नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए, तुम कभी भी खुश हो ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही जीते रहे कि सिर्फ अपना सक्सेस, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ऐसे सोचते रहे, तो एक बार जब तुम शांत होकर दिमाग से सोचोगे, तुम्हारी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस यानी कि शायद जो भी तुम कर रहे हो वो इंटरप्ट हो जाएगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, क्योंकि तब तुम्हें जो है सब कुछ समझ आ जाएगा, तुम्हारी तकलीफ़ कम हो जाएगी। क्योंकि जब तुम शांत हो, तुम क्लियर दिमाग से सोच सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि पहले तो तुम्हारा दिमाग चल ही नहीं रहा, तुम बस भाग दौड़ में लगे हुए हो। तो वो कह रहे हैं जब तुम शांत होगे, तुम्हारी जो सैडनेस है, तुम्हारा जो दुख है, वो सब कुछ इंटरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि अब तुम्हें क्या करना है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जो भी तुम्हारा दुख था कि तुम आज तक खुद को समझ ही नहीं पाए। कितनी बार पता है हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो किसी और को मिली है तो हमें लगता है हाँ उसके पास है, मुझे भी चाहिए। तो मनुष्य कभी खुद को समझ ही नहीं पाता। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम दिमाग से शांत होकर, ठंडे दिमाग से सोचोगे, शांत रहोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम खुद क्या हो। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जो भी तुम्हारा जो दुख था कि तुम खुद को समझ ही नहीं पाए, और जो मृत्यु का भी डर होता है इंसान को, उसको लगता है मैं इतना बिजी रहूँगा, और डेथ का कितना फियर होता है इंसानों में, हमेशा डरते हैं। तो वो कह रहे हैं ये सब जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें
शांत होकर जब तुम सोचोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead। क्योंकि मैं तुम्हें अब उदाहरण से भी समझाता हूँ, कवि कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी भी देखो, हमें ऐसा कई बार लगता है कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। तो पृथ्वी पर कब ऐसा होता है कि एवरीथिंग इज़ डेड? विंटर सीज़न। क्योंकि विंटर सीज़न में क्या होता है, सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, सबकी पत्तियां झड़ जाती हैं, है ना, पूरे बादल छा जाते हैं, लोग जो हैं, जानवर जो हैं, कोई बाहर नहीं निकलता, सब अंदर घुस जाते हैं, ना धूप आती है, ना चांद आपको नज़र आता है, पूरे बादल छा जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ जीवित है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग सीम्स डेड, सब कुछ ऐसे लगता है कि जीवन ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन कुछ महीने बाद, जैसे फरवरी में स्प्रिंग आता है, राइट, तो स्प्रिंग में जो पेड़ हैं उनमें पत्तियां आ जाती हैं, फूल खिल जाते हैं, बहुत ही हलचल सी मच जाती है, जैसे इट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी जो जैसा दिखता है वैसा वास्तव में होता नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसलिए अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अब तुम शांत हो, तुम सोचो, जो भी मैंने तुम्हें बोला है उसको फॉलो करो, उस पर सोचो, विचार करो, शांति से बैठो, और अब मैं जा रहा हूँ और तुम मेरी बात सुनो। तो ये थी हमारी कविता। आई होप आपको पोयम जो है वो अच्छे से पूरी समझ आ गई है। एक बार आप ये क्लास कंप्लीट होने के बाद एक बार पोयम खुद भी पढ़ना, और आपको समझ आएगा फिर से अच्छे से, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार हम इसके बाद इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जॉटिक, अनयूजुअल एंड अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री और कल्चर। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेयर हो, अलग हो, अजीब हो और अच्छी भी हो, लेकिन अजीब भी हो, क्योंकि ऐसी पहले कभी कोई चीज़ नहीं हुई है। रश, रश का मतलब होता है भाग दौड़, फटाफट सब कुछ करना। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज कोई भी चीज़ जो अजीब होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेंज। गैदरिंग, गैदरिंग मतलब सबका एक साथ इकट्ठा होना किसी काम के लिए, तो वही एन इवेंट वेयर पीपल कम टुगेदर इन वन प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। गैदरिंग का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे आना। इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी की मैंने आपको समझाया कि कुछ काम ही नहीं करना। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एक ही चीज़ पर फोकस रहना, एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना, बिल्कुल भी दूसरों का सोचना ही नहीं। बस इस कविता के माध्यम से सिंगल माइंडेड का यही मतलब है कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, या मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, प्लैनेट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इतने लोग गरीब हैं, मर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुझे किसी से नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ खुद से मतलब है। इसको कहते हैं सिंगल माइंडेड। तो कवि जो हमें बताते हैं कि ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। Summary. Let's discuss the summary now. In Keeping Quiet, Pablo Neruda, the Chilean poet, invites people to pause and reflect, कि तुम रुको और विचार करो by counting from 1 to 12, और 1 से 12 तक गिनो, which could represent the hours on a clock or zodiac signs. hours on a clock मैंने आपको बताया था ना कि एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, और हमारी जो राशियाँ भी होती हैं वो भी 12 होती हैं। He asks everyone to refrain from speaking, बिल्कुल भी बात मत करो, as language often creates divisions between people, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो लोगों के बीच डिविजन, यानी कि लोगों को अलग कर देती है, डिविजन क्रिएट करती है। The moment of collective stillness will be unique, offering an unprecedented experience of calm and introspection. तो कवि जो कह रहे हैं ये जो पल है जिसमें हम सब एक साथ शांत हैं वो बहुत ही खास है, और हम सबको शांति एंड इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर्दर्शन करना, सोचना, शांति से विचार करना। तो कह रहे हैं ये पल बहुत ही खास होगा जब हम सब एक साथ स्थिर शांत बैठेंगे। During this period of quiet, Neruda envisions a world where fishermen refrain from harming whales. तो ये जो शांत समय है
इसमें जो फिशरमैन हैं वो मछलियों को नहीं मारेंगे, जो भी मछुआरे हैं। सॉल्ट गैदरर्स अवॉइड इंजरिंग देयर हैंड्स, जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हाथों में जो उनके चोट लगी है उसको देखेंगे। एंड दोज हु डैमेज नेचर, और जो लोग भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं वो दोबारा विचार कर रहेंगे कि वो वास्तव में क्या कर रहे हैं। जिस प्लैनेट हमें इतना कुछ देता है, ऑक्सीजन हो गया, खाना हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब कुछ जो फसल होती है, उस पृथ्वी को ही हम नुकसान पहुंचाए चले जा रहे हैं। He imagines people who are preparing for war instead coming together in peace, यानी कि वो कल्पना करते हैं कि जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं वो सब एक साथ शांति के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ये इस बात का पता चल गया है, यहाँ पे लिखा ना फ्यूटिलिटी ऑफ वायलेंस, कि हिंसा का कोई फ़ायदा नहीं है। द पोएट emphasizes that this pause is not about idleness but about promoting peace and universal brotherhood। जो कवि हैं वो इस बात पे दबाव डालते हैं कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ कि स्थिर हो जाओ, वो इसलिए नहीं कह रहा कि तुम आइडल हो जाओ, कि तुम कुछ सोचो ही मत, कुछ काम ही करो, बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रुको और सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। He advocates for stepping out of the constant rush of life to overcome the fear of death, कि वो कहते हैं कि ये जो जीवन की निरंतर भागदौड़ है जिसमें तुम हो, उससे एक बार निकलो, और ये जो फियर ऑफ डेथ है ना तुम्हारा, मृत्यु से जो भी डर लगता है उसको ओवरकम करो, उसको हराओ। अप्रिशिएट वंस अचीवमेंट, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। कितनी बार हम कोई आगे बढ़ जाता है तो हम जेलस फील करते हैं, हमें बुरा लगता है कि अच्छा इसका कैसे हो गया, इसको कैसे, तो हम दूसरों के लिए खुश भी नहीं हो पाते, क्योंकि हम हमेशा खुद की दूसरों से तुलना करते रहते हैं, compete करते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं दूसरों की जो अचीवमेंट है उनकी खुशी में खुश होना सीखो। एंड रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कोई काम करता है उसका जो भी परिणाम होता है ना, उससे कितने लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, इस बारे में भी तुम सोचो कि तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए बाकी जो लोग हैं उन्हें कितना नुकसान पहुंचेगा, पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचेगा, उस पर तुम रिफ्लेक्ट करो। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। थ्रू दिस क्वाइट ही बिलीव्स पीपल विल फाइंड अ रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन देयर लाइफ, और जो कवि हैं उन्हें लगता है कि जब सब शांत हो जाएंगे, जो लोग हैं सब लोग हैं, उन्हें ज़िंदगी का सच में महत्व क्या है और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी समझ आ जाएगा। ये हो गई हमारी समरी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो पहला सवाल है कि 12 तक अगर हम गिने और एकदम स्थिर हो जाएं तो हम क्या हासिल कर लेंगे, व्हाट विल इट हेल्प अस अचीव। तो इसका आंसर है, काउंटिंग टू 12 ओनली टेक्स अ मोमेंट एंड स्टेइंग स्टिल ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड अलाउज अस टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस। तो वो कह रहे हैं कि 12 तक गिनना तो सिर्फ एक मोमेंट है, मतलब एक छोटा सा पल है जिसमें तुम 12 तक गिनोगे, लेकिन अगर हम इस गिनती के दौरान स्थिर रहें, शांत रहें, ये जो छोटा समय है, शॉर्ट पीरियड, इसकी वजह से हम रुक पाएंगे और सोच पाएंगे कि हमारे एक्शंस जो हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है, वो क्यों है। अलाउज अस टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, हम उस पर विचार करेंगे। इट्स ऑफन सीन दैट मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम आवर हेस्ट एंड रश, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया की जो भी समस्या है, सारी जो समस्या है पूरे विश्व में, वो भागदौड़ और जल्दी की वजह से ही होते हैं कि जल्दी जल्दी में हम कई बार गलती कर देते हैं। एंगर लीड्स टू वायलेंस, अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा ही जो है हिंसा का कारण बनता है। एंगर लीड्स टू वायलेंस एंड टेकिंग अ मोमेंट ऑफ क्वाइट कैन प्रोवाइड द नीडेड ब्रेक एंड हेल्प मेंटेन पीस। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि शांति का
एक छोटा सा पल भी हमें जो है काम डाउन कर सकता है, शांत कर सकता है अगर हम गुस्से में हो, क्योंकि अगर गुस्सा ही ख़त्म हो गया तो हिंसा भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये है हमारा आंसर। लेट्स मूव ऑन। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या कवि जो हैं वो ये कह रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम मर ही जाओ, कुछ काम ही मत करो, इनएक्टिव हो जाओ? क्या ऐसा कवि कह रहे हैं? ऐसा कवि नहीं कह रहे। नो, ही इज़ नॉट प्रमोटिंग कंप्लीट इनएक्टिविटी और डेथ। कवि जो हैं वो ये नहीं कह रहे कि तुम एकदम ही आइडल हो जाओ, बस बैठ जाओ वैसे ही, कुछ काम मत करो। ही क्लियरली डिस्टिंग्विशेस स्टिलनेस फ्रॉम टोटल इनएक्टिविटी। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से इन दो चीज़ों का अंतर बताया है कि स्थिर होना और शांति से सोचना और कुछ काम ना करना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एज द लैटर लीड्स टू डेथ। लैटर क्या है इसमें? दिस इज़ फॉर्मर, दिस इज़ लैटर। जो चीज़ बाद में आती है उसको कहते हैं लैटर। तो वो कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी की वजह से तो मृत्यु ही हो जाएगी। अगर तुम कुछ काम ही नहीं करोगे, बैठे रहोगे, सब कुछ सहते रहोगे, तो वो तो एक मृत्यु जैसा ही हो गया। एज द लैटर लीड्स टू डेथ। नेरूडा इज़ नॉट कंसर्न्ड विद डेथ। तो हमारे जो कवि हैं उनका मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं है, वो मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कह रहे, बट वो ये कह रहे हैं कि जो भी तुम हानि पहुंचा रहे हो, जो भी तुम गुस्से में डिसीजन लेते हो, काम करते हो, वॉर्स, युद्ध शुरू करते हो, वो सब रोक दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आंसर हमें क्लियरली समझ आ गया कि वो ये नहीं कह रहे कि टोटली इनएक्टिव हो जाओ, बट ही सेइंग शांति से सोचो और विचार करो कि तुम क्या करने जा रहे हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू? कवि जो सैडनेस की बात कर रहे हैं कि जो उदासी है वो क्या है, वो किस बारे में है पोएम में? तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य इंसान जो है वो दुखी क्यों है। अ पर्सन्स सैडनेस कम्स फ्रॉम देयर ओन एक्शंस एंड थॉट्स। कि कोई भी व्यक्ति अगर उदास होता है वो अपने विचार और अपने जो भी वो काम करता है उसकी वजह से ही होता है। जैसे अगर हम दूसरों के लिए खुश नहीं हैं, किसी और को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं मिला, आप दुखी हो, तो आप खुद को समझा सकते हो ना कि मुझे दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। तो जो भी मनुष्य उदास होता है वो अपने ख्यालों की, अपनी सोच की वजह से ही होता है। इट इज़ आयरॉनिक दैट डिस्पाइट man's deep understanding of many things, he fails to understand himself and his own behavior। और वो कहते हैं कि ये ऐसी एक विडंबना है कि मनुष्य जो है इतना स्मार्ट है, इतनी सब चीज़ें समझता है। जैसे आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हैं, लाइक वी कैन गो टू स्पेस, वी कैन लीव द अर्थ एंड हम एस्ट्रोनॉट्स जो हैं दे आर विजिटिंग द मून। सो इतनी एडवांसमेंट आ गई है, वीडियो कॉल है, फ़ोन है। सो मैंस डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी थिंग्स, यानी मनुष्य का दिमाग जो है वो बहुत ही तेज़ है। हमने इतनी तरक्की कर ली है जीवन में, लेकिन खुद को और अपना जो बिहेवियर है, अपना व्यवहार है, मनुष्य उसको आज तक नहीं समझ पाया। और ये एक ऐसी विडंबना है कि हम इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, लेकिन खुद को हम नहीं समझ पाए। इम्पल्सिव एक्शंस ऑफन लीड टू हार्म एंड डिज़ास्टर, यानी जल्दबाजी में कोई भी आप काम करोगे उसकी वजह से नुकसान ही होगा और विनाश ही होगा। मैन क्रिएट्स हिज ओन ट्रबल्स एंड कॉन्स्टेंटली फियर्स डेथ ड्यू टू हिज थॉट्स एंड एक्शंस। जो मनुष्य है वो अपनी समस्या खुद ही पैदा करता है और हमेशा जो है मृत्यु से डरता रहता है, विच इज़ द ट्रैजिक एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। और ये जो विडंबना है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो वास्तविकता है, ये जो वास्तविकता है कि मनुष्य खुद को ही नहीं समझ पाया, ये एक मनुष्य के जीवन का ट्रैजिक एस्पेक्ट है। ट्रैजिक एस्पेक्ट मतलब एक दुखद पहलू है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? यानी जो प्रकृति की ऐसी किस चीज़ के बारे में कवि बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें शायद ऐसा लगे कि सब कुछ एकदम स्टिल है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी देयर इज़ लाइफ। तो उन्होंने प्रकृति की ऐसी किस बात को लेकर ऐसा कहा है? तो याद है मैंने आपको विंटर, सर्दी के मौसम का एक उदाहरण दिया था जिसमें वो कहते हैं कि शायद ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी बाद में हमें ऐसा प्रूव करती है प्रकृति कि दैट लाइफ इज़ स्टिल देयर। तो इसका आंसर एक बार समझते हैं। द पोएट एम्स टू शो दैट लाइफ कैन एग्जिस्ट इवन इन सीमिंग स्टिलनेस, यानी शांति में भी जीवन है। He uses the earth as a living example to support his idea. तो वो इस अपने उदाहरण को समझाने के लिए पृथ्वी का उदाहरण देते हैं। Noting that the earth is never truly inactive, कि जो पृथ्वी है शायद हमें ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस मौसम में भी सब कुछ जो है चल ही रहा होता है। Nature is always at work. प्रकृति हमेशा जीवित ही होती है। एंड व्हेन इट अपीयर स्टिल, और शायद वो एकदम शांत हमें कई बार लगे, कीपिंग, तब भी हमारा जो प्लैनेट है वो जिंदा ही है, चाहे सर्दी का मौसम हो, कुछ भी हो। दिस कॉन्सेप्ट इज़ विविडली कैप्चर्ड इन द लाइन्स, और ये इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है जब वो कहते हैं एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये पोएम हमने जो डिस्कस की थी उसी की ये लाइंस हैं जिनमें ये आइडिया जो है वो बहुत ही क्लियरली कैप्चर किया गया है, बताया गया है। लेट्स मूव ऑन। ओह, दिस वाज आवर फाइनल क्वेश्चन। ओके, सो कैसी लगी आज की कविता आपको? आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाई है, तो आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, क्लियरली लाइन बाय लाइन। हमने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी डिस्कस कर लिए। समरी भी मैंने इस बार थोड़ी लॉन्ग लिखी थी, और समरी में भी पूरी जो पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन कैप्चर्ड है। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। सो आपको अगर अब तब भी कोई डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।